हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो सितंबर में अब हो रही है री एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो 4 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस के पेपर हैं। तो उसके लिए आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेकर आए हैं जो यूनिट 5 के इंटरनेशनल रिलेशन की है। इसमें आपको 45 क्वेश्चन रहेंगे जो कि सभी बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन की चर्चा करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये मेरा नोट्स है। इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन आप मतलब फॉर्मेट नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा मैचिंग जो रहेगा वो डायरेक्ट इसका आंसर दिया रहेगा, क्योंकि ये मैंने नोट्स टाइप के बनाया है और सभी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन के इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के। तो उसमें हमारा आज पहला क्वेश्चन है एनालिस्ट और उसके आइडिया, मतलब विचार और उसके विचारकों को मिलाना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट विचार है कि द यूनिपोलर मोमेंट, ठीक है ना, द यूनिपोलर मोमेंट का विचार किसने दिया? तो वो है चार्ल्स क्रोथहैमर ने दिया था। फिर है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो किसने दिया? तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया था। थर्ड है एंड ऑफ हिस्ट्री, ये आइडिया किसने दिया? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था। फोर्थ है द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, वो किसने दिया? तो पॉल कैनेडी ने दिया था। यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो बुक्स नेम हो गया, उसके विचार हो गए, तो ये सब आप इंग्लिश में ही याद करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश शब्द को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो और नाम भी थोड़ा सब अंग्रेज़ का नाम रहता है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग इंग्लिश में ही इसको याद करें, जैसे कि मैं यहाँ लिखा हुआ रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो वो है आसियान +3 कोऑपरेशन दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश कौन से इसमें हैं? जैसे कि एक समूह हमारा आसियान समूह है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। तो ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें दे रहा है क्या? आसियान +3, यानी जो आसियान कंट्री है उसके अलावे इसमें 3 कंट्री और भी हैं। तो वो कौन है? तो जापान, चीन और कोरियाई गणतंत्र। ध्यान रखिएगा इसमें कि भारत इसमें नहीं है आसियान +3 में। तो भारत किस में है? तो हम अभी बता दे रहे हैं आपको कि आसियान +6 में भारत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा फीमेल है, यानी नॉक्टोकोरटली, सही से उसका मिलान नहीं किया गया है। तो देखिए कार्ल डाइस जो है वो संचार उपागम का सिद्धांत दिए, बिल्कुल सही है। हांस जे मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत दिया, ये भी बिल्कुल सही है। थॉमस शेलिंग ने खेल सिद्धांत गेम थ्योरी दिया, कौन? थॉमस शेलिंग, ये भी सही है। और ये मार्टिन बुक वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, जो कि हमारा चौथा है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कार्ल डाइस जो है वो संचार उपागम दिए, बिल्कुल सही। हांस जे मॉर्गेनथाउ जो है वो यथार्थवादी सिद्धांत दिए, रियलिस्ट थ्योरी दिए, बिल्कुल सही है। थॉमस शेलिंग खेल सिद्धांत दिए, ये भी सही है। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है। 4 ठो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको बताना है कि इसमें से कौन सी शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है। तो वो है विश्व जगत, मैत्री, अंतस्थ राज्य का निर्माण यानी बफर स्टेट का निर्माण, शस्त्रीकरण, आर्मामेंट। तो देखिए इसमें विश्व जनमत जो है वह शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है, लेकिन मैत्री, अलायंस,
फिर इसके बाद बफर स्टेट का निर्माण, फिर उसके बाद आर्मामेंट यानी शस्त्रीकरण, ये तीनों शक्ति संतुलन की पद्धति है। अब यहीं पे देखिए कि अंतःस्थ राज्य, ये कितना शुद्ध हिंदी डिफ़िकल्ट दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो बफर स्टेट सुनेंगे तो इससे मोटा मोटी अंदाज़ा, एक जनरलाइज आइडिया उनके दिमाग में हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी के अलावा इंग्लिश वर्ड पे भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संस्था यानी WTO व्यवस्थित करने का एक प्रयास है। वह क्या व्यवस्थित करता है? WTO जो है वह क्या व्यवस्थित करने का प्रयास करता है? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो वो व्यापार और प्रशुल्क यानी ट्रेड एंड टैरिफ को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। एक यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि WTO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना? उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि WTO की स्थापना कब हुई थी। क्यों? क्योंकि जून वाले अभी सेशन जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है किसने भारत के साथ युद्ध नहीं करने की संधि नो वार ट्रीटी का प्रस्ताव किया? तो वो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। इसने भारत के साथ युद्ध नहीं करने की संधि नो वार ट्रीटी का प्रस्ताव किया। फिर है यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मानते हैं अराजक यानी एनार्किक। यथार्थवादी जो है, रियलिस्ट जो है, इन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजक मानते हैं, ठीक है ना? यानी कि युद्ध की स्थिति बनी रहती है इनके अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है? 4 संगठन दिए गए हैं, UNO, सार्क, WTO, आसियान। UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फिर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें भारत जो है UNO का सदस्य है, सार्क का सदस्य है, WTO का है, लेकिन आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है ना? आसियान +6 का मेंबर भारत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का आणविक सिद्धांत किस पर आधारित है? भारत का आणविक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित है, यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। एकदम इसको ऐसे ही याद कर जाइए कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस ऐसे ही हूबहू एग्जाम में पूछा जाता है, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा इंग्लिश की लैंग्वेज में। भारत का आणविक सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, जिसका हिंदी होता है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें मैचिंग है, तो मैचिंग लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से करना है। देखिए, हस्तक्षेपवादी नीतियाँ इधर दिया हुआ है, नीति समर्थन दिया हुआ है, उससे संबंधित कौन से विचारक है उनका नाम मिलान करना है। तो यहाँ हस्तक्षेपवादी नीतियाँ जो है वो किस सिद्धांत से यहाँ सिद्धांत दिया हुआ है और उससे उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, विचारक नहीं है, मैंने विचारक बोल दिया था। चलिए देखते हैं। विल्सन सिद्धांत जो है वह हस्तक्षेपवादी नीतियाँ हैं। कार्टर सिद्धांत जो है वह पार्शियन खाड़ी पर आधिपत्य है देता है, और निक्सन सिद्धांत जो है मित्रों को समर्थन करता है। ट्रूमैन सिद्धांत जो है वह स्वतंत्र लोगों का समर्थन करता है। यानी इसको एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि विल्सन सिद्धांत हस्तक्षेपवादी नीतियाँ है, कार्टर सिद्धांत पार्शियन खाड़ी पर आधिपत्य है, निक्सन सिद्धांत मित्रों को समर्थन करता है, ट्रूमैन सिद्धांत स्वतंत्र लोगों का समर्थन है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो वह है अगला क्वेश्चन कि UN महासचिव का पद ग्रहण करने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभी जून वाले सेशन में जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था UN महासचिव का। तो आप लोग इसके पूरे UN महासचिव के कार्यक्रम जो है उसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? जो
क्योंकि उसको कालक्रम में सजाने के लिए आता है। तो सबको याद रहता है कि यूएन का पहला महासचिव कौन है, वो त्रिग्वेली, लेकिन यहाँ ऑप्शन में त्रिग्वेली नहीं है, तो यानी कि बीच से उठा करके दिया गया है। तो यहाँ सबसे ऊपर है डॉग हैमरस्क्योल्ड, वो दूसरे नंबर के यूएन महासचिव थे, और यू थांट ये कि तीसरे नंबर के थे, और फिर इसके नीचे है कर्ट वाल्डहेम, ये चौथे थे। उसके बाद है बीच में भी एक आता है, और उसको छोड़ करके यहाँ बुट्रस गाली दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है डॉग हैमरस्क्योल्ड ये दूसरे नंबर के हैं। पहले त्रिग्वेली थे जो 1946 से 52 तक रहे, फिर उसके बाद डॉग हैमरस्क्योल्ड बने जो 53 से 61 तक रहे हैं, ये स्वीडन के थे, और त्रिग्वेली नॉर्वे के थे। फिर उसके बाद यू थांट आते हैं, जो यू थांट 1961 से 71 तक रहते हैं, ये म्यांमार के थे। फिर कर्ट वाल्डहेम आते हैं जो 1972 से 81 तक रहते हैं, वो ऑस्ट्रिया के हैं। इसके बाद एक और बनते हैं जो जेवियर पेरेज डी सूलर है, पेरू के। फिर उसके बाद बुट्रस घाली आते हैं जो 1992 से 96 तक रहते हैं, ये मिस्र के थे। और कोई प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति जो यूएन का महासचिव बना वो बुट्रस घाली था। इन्होंने एजेंडा फॉर पीस चलाया, ये याद रखना कौन, बुट्रस घाली। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया जो मैं आपको अभी बताया हूँ कि प्रथम अफ्रीकी यूएन महासचिव कौन थे, तो बुट्रस घाली। एजेंडा फॉर पीस किस यूएन महासचिव ने चलाया, तो वो बुट्रस घाली। कहाँ के थे, ये मिस्र के। ठीक है, तो यहाँ ये इसका क्रम होता है। फिर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिला आपको जानकारी। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, इसमें एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया, तो वो बुट्रस घाली, कौन, यूएन के महासचिव थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मैचिंग से रिलेटेड, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। तो देखिए कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ ये जो है युद्ध राजनीति को और तरीक़ों से जारी रखना इनका है। फिर है हैरोल्ड मैकिंडर, वो केंद्र स्थल सिद्धांत देते हैं। फिर है केनेथ वाल्ट, ये संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करते हैं। फिर है थॉमस शेलिंग, जिन्होंने कला वृद्धि की बात की है। कौन कौन है, कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ जो युद्ध राजनीति को और तरीक़ों से जारी रखना कहते हैं। फिर है हैरोल्ड मैकिंडर, केंद्र स्थल सिद्धांत। फिर है केनेथ वाल्ट जो संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करते हैं। फिर है थॉमस शेलिंग जो कला वृद्धि की बात करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है निम्न घटनाओं का कालानुक्रम। देखिए मुनरो डॉक्ट्रिन जो है 1823 में हुआ था। फिर है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो 1947 में हुआ। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन 1968 में हुआ। फिर उसके बाद गुआम डॉक्ट्रिन 1969 में हुआ। ये इसको याद कर लीजिएगा, इसका क्रोनोलॉजी पूछता है, यहाँ क्रोनोलॉजी सजा करके दिया गया है, ठीक है ना। तो वो है मोनरो डॉक्ट्रिन 1823, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन 1968, गुआम डॉक्ट्रिन 1969। अगला क्वेश्चन है निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम। देखिए यहाँ भी क्रोनोलॉजी है। वियना कांग्रेस कब हुआ, 1815 में। वर्साइल सम्मेलन कब हुआ, 1919 में। बे ऑफ पिग्स कब है, 1961 में। हेलेंस्की शिखर कब हुआ, 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि मैचिंग का। तो देखिए पॉलिटिक्स एमोंग नेशन बुक का नाम है, किसने लिखा, हंस जे मॉर्गेनथाउ ने। पॉलिटिक्स एमोंग नेशन किसने लिखा, हंस जे मॉर्गेनथाउ ने। फिर है द 20 ईयर क्राइसिस, वो किसने लिखा, तो E.H. कार ने लिखा था 20 ईयर क्राइसिस। अगला है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसने लिखा, तो वो केनेथ वाल्ट्ज ने लिखा। फिर है द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो किसकी पुस्तक है, सेलिंग टी की पुस्तक है। ये बहुत ही VVI बुक सब है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्रोनोलॉजी से जान, देखिए क्रोनोलॉजी कालानुक्रम से जाने वाले से घबराइए नहीं, और मैचिंग से घबराइए नहीं। ये नेट एग्ज़ाम का बहुत ही मतलब ये पूछता है। तो इसके लिए हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हम उसको जा कर के मिलान कर सकेंगे। और भी इसमें क्या होता है कि देखने में बड़ा रहता है क्वेश्चन, लेकिन इसका ऑप्शन जो है मैचिंग का वो ईजी करके दिया जाता है। अगर इस चारों में से एक भी आपको याद है तो आप उस हिसाब से ऑप्शन दिया जाता है कि आप पकड़ सकते हैं।
तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। इसको लीड कौन करता है? तो अमेरिका करता है। नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट कब बना? तो 1961 में। सोवियत संघ का टूटना ये कब हुआ? सोवियत यूएसएसआर का विघटन 1991 में। फिर है इंडियन ओशियन रिम, ये कब हुआ? 1997 में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो वो है निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम लगाइए। देखिए यहाँ भी क्रोनोलॉजी है। माई लाई जनसंहार कब हुआ? तो वो 1968 में हुआ। कैंप डेविड कब हुआ? तो 1978 में हुआ। ईरान द्वारा कुवैत पर हमला कब हुआ? वो 1990 में हुआ। फिर है सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2006 में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन 2006 में हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी लॉ का कुलीन तंत्र जो है वह किसने दिया? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिशेल ने दिया, सही है। मॉडर्नाइजेशन ए मल्टी फेसेटेड प्रोसेस किसने दिया? तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया है, बिल्कुल सही है। रिसेप्टर्स ये कार्ल ड्यूटस्क ने दिया, ये सही है। फिर है एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसने दिया? तो ये यहाँ पे आलमंड दे रहा है, ये गलत हो जाएंगे। आलमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल दिया था, ठीक है ना। गैब्रियल आलमंड जो थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल दिए थे। तो यही हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो वो है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। देखिए, इवोल्यूशनरी सिस्टम किसने दिया? बोल एच ने दिया था। सिस्टम थ्योरी किसने दिया? मार्टिन कैप्लन ने दिया, यानी कैप्लन एम। यहाँ जो राइटर ऑथर नेम जो होता है ना, अगर आप रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें APA स्टाइल फॉर्मेट में जो होता है ऑथर नेम लिखने में, तो वो टाइटल पहले लिखा जाता है और मेन नेम बाद में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ कैप्लन एम दिया हुआ है, यानी मार्टिन कैप्लन दिया हुआ है। फिर है द एंड ऑफ हिस्ट्री, फुकुयामा एफ दिया है। रेवोल्यूशनरी सिस्टम जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न संकल्पनाओं का क्रम बताइए कि कार्ल ड्यूटस्क द्वारा प्रयुक्त संकल्पनात्मक ढांचे में उसने इनका किस प्रकार प्रयोग किया? तो वो प्रयोग जो है भार के रूप में किया, यानी लोड करना, पीछे रहना लैग, अग्रगामिता लीड करना, प्रत्युपन्नता यानी गेन। इसको चारों याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ये क्रम है उसका। अगला क्वेश्चन है कौन सा जातीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नेतृत्व यानी लीडरशिप, दूसरा है राष्ट्रीय चरित्र नेशनल कैरेक्टर, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन यानी नेशनल रिसोर्स, और लास्ट है दल प्रणाली पार्टी सिस्टम। तो इसमें दल प्रणाली यानी पार्टी सिस्टम जो है वह राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है, ये तो हमारे अपने देश लेवल के अंदर में ही होता है और ये राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हंस जे मॉर्गेनथौ के अनुसार शक्ति के संतुलन का पैटर्न है, क्या पैटर्न है? हंस मॉर्गेनथौ के अनुसार शक्ति के संतुलन का पैटर्न तो सीधे विरोध का पैटर्न है, डायरेक्ट ऑपोजिशन का। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा का पैटर्न है, यानी कंपटीशन का पैटर्न है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, तो वो है कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण नहीं समझा जाता है? राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण नहीं समझा जाता है, यानी हमारा जो देश का नेशनल इंटरेस्ट है वो मतलब डेवलप नहीं होगा किसके तहत? तो देखिए, पहला जो है, हाँ, तो हम लोग राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण नहीं समझा जाता है, उसको हम लोग देख रहे थे। तो वो हमारा इसमें 145 क्वेश्चन था, तो उसको देखेंगे उसके चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है मत प्रचार यानी प्रोपोगेंडा, दूसरा है युद्ध, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ, और चौथा है कूटनीति। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी इंटरनेशनल लॉ जो है
वो हमारे राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है अधिप्लावन स्पिल ओवर की अवधारणा किस सिद्धांत में मिलती है? तो वो क्षेत्रीय एकीकरण यानी रीजनल इंटीग्रेशन में मिलती है हमें स्पिल ओवर की अवधारणा, जिसे हम लोग हिंदी में अधिप्लावन की अवधारणा यानी स्पिल ओवर की अवधारणा किस सिद्धांत में मिलती है? तो क्षेत्रीय एकीकरण के सिद्धांत में मिलती है। अगला क्वेश्चन है 147 शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो वो संतुलन बनाना, इक्विलिब्रियम, शक्ति संतुलन। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत है, तो वो क्या करेगा, उसका अपना लक्ष्य ही रखेगा संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो थोड़ा ये भी जनरलाइज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह का सोच डेवलप कीजिएगा तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सिद्धांतों के उद्घोषित होने का सही क्रम क्या है? ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मोनरो डॉक्ट्रिन आया, फिर उसके बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया, फिर उसके बाद आइजेनहावर डॉक्ट्रिन आया, फिर लास्ट में निक्सन डॉक्ट्रिन आया। ये यहाँ पे ऑलरेडी क्रोनोलॉजी सही दिया गया है, तो इसको इसी तरह याद कर लीजिए। मोनरो डॉक्ट्रिन पहले आया, फिर उसके बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया, फिर उसके बाद आइजेनहावर डॉक्ट्रिन आया, फिर उसके बाद निक्सन डॉक्ट्रिन आया। अगले हम लोग बढ़ेंगे तो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो देखिए इधर से हम लोग चलेंगे राइट टू लेफ्ट। ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार वो रिगा एक्सियोम से रिलेटेड है। फिर दूसरा है नॉन इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोपियन अलायंस, वो सिनेट्रा डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। फिर तीसरा है एंड ऑफ कोल्ड वार, तो वो माल्टा समिट से रिलेटेड है। चौथा है बैनिंग्स यूजेज ऑफ केमिकल वेपन, तो वो हमारा जिनेवा प्रोटोकॉल से संबंधित है। बैनिंग यूजेज ऑफ केमिकल, ठीक है ना, केमिकल वेपन के यूज़ पर बैन लगाया गया जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है ना, रासायनिक हथियार का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया जिनेवा प्रोटोकॉल से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यूएन महासचिव के कालक्रम है, अभी हम इस पर डिस्कस किए हैं, तो उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, और यूएन महासचिव के अभी प्रेजेंट में, यूएन के महासचिव अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कौन है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रिग वैली, ये तो प्रथम थे ही 1946 से 52 तक। उसके बाद दूसरा डॉग हैमर इसकी जो 53 से 61 तक। चौथे हैं, तीसरे हैं यू थांट 1961 से 71 तक। फिर उसके बाद है चौथे कर्ट वाल्ड है 72 से 81 तक। तो ये इसका क्रोनोलॉजी सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि वुड्रो विल्सन द्वारा प्रचारित आदर्शवाद की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? वुड्रो विल्सन द्वारा प्रचारित आदर्शवाद की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो वो है समुद्रों पर नेविगेशन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द सीज। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, क्वेश्चन है कि कौन सा विचारक, 62 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है, इसका नंबरिंग अलग है। ठीक है ना, यहाँ इसके नंबरिंग पे नहीं जाना है, मैं आपको टोटल 45 क्वेश्चन करा दूंगा, इसके नंबरिंग पे नहीं जाना है। इसमें जो है कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म से संबंधित है? तो वो है हमारा केनेथ वाल्ट्ज। ये जो है न्यू रियलिज्म से संबंधित विचारक है केनेथ वाल्ट्ज। आगे हम लोग देखेंगे तो वो है हंस जे मार्गेंथौ के अनुसार कौन सा सिद्धांत कहता है कि राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में परिभाषित होता है? हंस जे मार्गेंथौ के अनुसार कौन सा सिद्धांत कहता है कि राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में परिभाषित होता है? तो वो है राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में परिभाषित होता है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय हित है यानी नेशनल इंटरेस्ट जो है वही हमारा शक्ति के संदर्भ के रूप में परिभाषित होता है। ऐसी बातें किसने कही? तो वो हंस जे मार्गेंथौ ने कहा। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कार्ल डिटस्क द्वारा प्रस्तावित कौन सा सिद्धांत सामाजिक संचार और आर्थिक संबंधों के माध्यम से सुरक्षा पर जोर देता है? तो वो है सुरक्षा समुदाय यानी सिक्योरिटी कम्युनिटी।
कार्ल डिटस द्वारा प्रस्तावित कौन सा सिद्धांत सामाजिक संचार और आर्थिक संबंधों के माध्यम से सुरक्षा पर जोर देता है? तो वो सुरक्षा समुदाय है, सिक्योरिटी कम्युनिटी। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसमें आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि इसमें दिया हुआ है कि सुरक्षा पर जोर देता है, किसी सिद्धांत के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कौन सा वो सिद्धांत है जो सामाजिक संरचना आर्थिक संबंध के माध्यम से किस पर जोर देता है? तो सुरक्षा पर जोर देता है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि सुरक्षा से रिलेटेड कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो आप वहाँ ऑप्शन में देखते तो सिर्फ यही एक आपको मिलता है कि सुरक्षा समुदाय, सिक्योरिटी कम्युनिटी है वो। तो ऐसे भी जनरलाइज करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माइकल डायल द्वारा प्रस्तावित कौन सा सिद्धांत यह तर्क करता है कि उदार लोकतंत्र अधिक शांतिपूर्ण होते हैं और एक दूसरे से युद्ध नहीं करते हैं? उदार लोकतंत्र जो है अधिक शांतिपूर्ण होते हैं और एक दूसरे से युद्ध नहीं करते हैं। तो वो देखिए लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत यानी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इसमें भी वही जनरलाइजेशन आप लोग अपने कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। जैसे एक ऐसे लोकतंत्र जो शांतिपूर्ण होता है और एक दूसरे से युद्ध नहीं करता है तो क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा, शांति सिद्धांत होगा। यहाँ दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, डायरेक्ट आंसर आप मार सकते हैं। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जिसमें लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत का बात होगा, लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसे ही आप लोग एग्ज़ाम में कूल रहिएगा और अपने आंसर तक पहुंचिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर वांडेट के अनुसार कौन सा प्रकार की अराजकता उदार लोकतंत्रों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग की स्थिति का वर्णन करता है? तो वो है कांटियन अराजकता। अलेक्जेंडर वेंडेट के अनुसार कौन से प्रकार की अराजकता उदार लोकतंत्रों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग की स्थिति का वर्णन करता है? तो वह है कांटियन अराजकता। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े किस आलोचनात्मक सिद्धांतकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव पर उनके काम करने के लिए जाना जाता है? तो वो है रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉक्स फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हैं, ठीक है ना। और ये आलोचनात्मक सिद्धांतकार है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, जो सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव पर अपना काम किए। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रयू लिंकलेटर का कौन सा प्रमुख कार्य नैतिक और राजनीतिक समुदायों को राष्ट्र राज्य के परे विस्तारित करने के लिए एक समान ढांचा विकसित करता है? तो वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है ना। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड्रयू लिंकलेटर का एक पुस्तक है, ठीक है ना। इनके कार्य है, कृति है, जो नैतिक और राजनीतिक समुदायों को राष्ट्र राज्य के परे विस्तारित करने के लिए एक समान ढांचा विकसित करता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंथिया एंड लोई का कौन सा कार्य लिंग के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने पर केंद्रित है, विशेष रूप से केले, समुद्र तटों और सैन्य ठिकानों? तो यहाँ पे देखिए केले, समुद्र तटों और सैन्य ठिकानों का इंग्लिश आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड इसका हूबहू रहता है। हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको केला, समुद्र तट का ये सब अलग हो सकता है, लेकिन बनानास, बीसेज और बेसेज हर जगह ऐसा ही रहता है कि बनानास, बीसेज और बेसेज। तो ये इनकी बुक है सिंथिया एंड लोई की, वो उसमें भी यही नाम है कि बनानास, बीसेज एंड बेसिस मेकिंग सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। किसकी पुस्तक है? तो सिंथिया एंड लोई की। इतना बड़ा नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं एकदम बेस्ट सटीक ट्रिक बताता हूँ, जो उतना ही याद कर लीजिएगा, पकड़ में आ जाएगा। जैसे इसको कहाँ तक याद करना है कि बनाना, बीचेज एंड बेसेस, यहीं तक याद करना है, बाकी आगे का छोड़ देना है। किसने लिखा? तो सिंथिया एंड लोई ने लिखा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एन.जे. टिकनर के पुनर्व्याख्यायित यथार्थवाद का कौन सा सिद्धांत कहता है कि मानव स्वभाव में पुरुष और स्त्री दोनों गुण शामिल हैं? ठीक है ना। एन.जे. टिकनर आप लोग जानते ही है कि ये एक नारीवादी विचारक हैं, जिन्होंने पुनर्व्याख्यायित यथार्थवाद का
सिद्धांत दिया, ठीक है ना, और बताया कि मानव स्वभाव में पुरुष और स्त्री दोनों गुण शामिल है, तो वो कौन सा था? तो वो गतिशील वस्तुनिष्ठता है, यानी डायनामिक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को पढ़ के उसका जनरलाइज कीजिएगा और ऑप्शन देखिएगा, और अगर आपको थोड़ा भी डायनेमिक का मतलब पता होगा, डायनेमिक के बारे में आप लोग थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं, तो आप डायनेमिक ऑब्जेक्टिविटी ऑप्शन तक पहुंच सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कौन सा पोस्ट मॉडर्न सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को एक स्थिर स्थिति के रूप में नहीं बल्कि प्रणाली द्वारा निरंतर पुनरुत्पादित किया गया मानता है? तो वो है अराजकता का पुनरुत्पादन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पुनरुत्पादित दिया हुआ है, ठीक है, पुनरुत्पादित दिया हुआ है, और ऑप्शन में भी पुनरुत्पादन है। यहाँ देखिए पुनरुत्पादित है, और एक सिंगल मात्र ऑप्शन में आपका ये रहेगा जहाँ पुनरुत्पादन रहेगा। यहाँ पे मैं पूरा ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, लेकिन अगर चारों ऑप्शन लिखा हुआ रहता तो उसमें मात्र एक ही ये ऑप्शन रहता जिसमें पुनरुत्पादन की बात करें। तो इससे आप ऐसे, ये बेस्ट ट्रिक है अपने आंसर तक पहुँचने के लिए, वहाँ से भी पता लगा सकते थे, ठीक है। ये सब यूज करना है, ये सब आपके हथियार है एग्ज़ाम में चलाने के लिए, जो यही हथियार सफलता दिलाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, मिशेल फौकॉल्ट के कौन से सिद्धांत में यह देखा जाता है कि भाषा कैसे ज्ञान और शक्ति संबंधों का निर्माण करती है? मिशेल फौकॉल्ट के कौन से सिद्धांत में यह देखा जाता है कि भाषा कैसे ज्ञान और शक्ति संबंधों का निर्माण करती है? तो वो है संवाद, यानी डिस्कोर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो वो है कि रिचर्ड एशले का कौन सा प्रमुख कार्य नियो रियलिज्म, नव यथार्थवाद की मौलिक धारणाओं और सीमाओं को उजागर करके इसकी आलोचना करता है? द पॉवर्टी ऑफ नियो रियलिज्म, ये पुस्तक है किसकी? रिचर्ड एशले की, जिसमें नव यथार्थवाद की मौलिक धारणाओं और सीमाओं को उजागर करके रिचर्ड एशले ने इसकी आलोचना की है। तो ये बुक द पॉवर्टी ऑफ न्यू रियलिज्म किसकी है? रिचर्ड एशले की है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तो हेडली बुल का कौन सा प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अराजक समाज के राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो वो है द एनार्किकल सोसाइटी। ये किसकी पुस्तक है? हेडली बुल की पुस्तक है द एनार्किकल सोसाइटी। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, रॉल्फ मिलीबैंड का कौन सा प्रमुख कार्य पूंजीवादी समाज में राज्य की भूमिका का विश्लेषण करता है? तो वो है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये किसकी पुस्तक है? तो रॉल्फ मिलीबैंड की, जिसमें पूंजीवादी समाज में राज्य की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। आगे बस क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो हम लोग 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, जो एक हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावे अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस से हैं, या किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस की आप तैयारी करते हैं, वो चाहे डीएसएसबी पीजीटी हो यानी, या फिर कोई भी अदर स्टेट पीजीटी हो, जैसे कि अभी हरियाणा पीजीटी आया हुआ है हरियाणा स्टेट का, तो उस सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए कैसा लगा हमारा प्रयास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उसको चैनल से ज़रूर जोड़ें। यहाँ पे आपको फ्री मेंटरशिप एंड गाइडेंस दी जाएगी। किसी भी तरह के सलाह या कोई भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।